हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर। इस चैनल पर हम निशुल्क शिक्षा के माध्यम से आप सभी का मार्गदर्शन करते हैं। सोशियोलॉजी जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसके क्रमबद्ध रूप से हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को हमने पढ़ना शुरू किया। ये 53वां टॉपिक है जिसमें हम वैश्वीकरण की चुनौतियां पढ़ने वाले हैं। मूलतः अगर देखा जाए तो वैश्वीकरण एक इकोनॉमी का टर्मिनोलॉजी है, इकोनॉमी की मूल शब्दावली है, लेकिन क्योंकि उससे समाज भी प्रभावित होता है इसलिए इसे समाजशास्त्र में भी शामिल किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए सिलेबस पे आ जाते हैं। सिलेबस में पहला पॉइंट दिया हुआ है दूसरी लाइन में, वैश्वीकरण की चुनौतियां। वैश्वीकरण की चुनौतियां, इस टॉपिक में हम तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। वैश्वीकरण शब्द का भाव या अर्थ समझेंगे, वैश्वीकरण की जो चुनौतियां हैं वो क्या है वो समझेंगे, अर्थव्यवस्था के कॉन्टेक्स्ट में, और साथ में मैं इसमें समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को भी शामिल करूंगा। वो तीसरा पॉइंट होगा कि समाजशास्त्र के नजरिए से क्या चुनौतियां हैं। चलिए शुरू करते हैं। वैश्वीकरण की चुनौतियां टॉपिक में सबसे पहले समझते हैं वैश्वीकरण का तात्पर्य, अर्थ क्या है। देखो, अगर इकोनॉमिक्स के संबंध में इस शब्द को देखा जाए तो वैश्वीकरण का मतलब होता है किसी एक अर्थव्यवस्था को विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं के साथ या विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ देने को कहा जाएगा वैश्वीकरण। कुल मिलाकर के हमारे व्यापार वाणिज्य को विश्व के व्यापार वाणिज्य के साथ संबद्ध कर देना, जोड़ देना, दूसरे देशों से हमारा जो व्यापार वाणिज्य उसे जोड़ लेने की स्थिति को कहा जा रहा है वैश्वीकरण। अर्थात एक अर्थव्यवस्था को विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए खुला कर देना, खोल देना, ये कहलाता है वैश्वीकरण। इस शब्द को आपने समझ लिया होगा। तो वैश्वीकरण का तात्पर्य किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना है, जिसमें व्यवसायिक क्रियाओं का विश्व स्तर पर विस्तार हो जाता है और प्रतिस्पर्धाओं का विकास होता है। ये शब्द जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा जो है, प्रतिस्पर्धा यही हमारे लिए चुनौती शब्द में बहुत महत्वपूर्ण आने वाला है। जब हम चुनौतियों के फैक्ट्स याद करेंगे तो लाइन से इस प्रतिस्पर्धा शब्द से चीजें आपको कौन सा याद आती जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस शब्द की परिभाषा देख लेते हैं। श्रीकांत सोनम नाम के जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं वैश्वीकरण से तात्पर्य किसी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना है। बहुत सरल सी परिभाषा है, जो हमने इसके अर्थ में समझी वही सेम यहां समझ लिया। एन वागुल ने कहा कि वैश्वीकरण शब्द बाजार क्षेत्र के तीव्र गति से विस्तार को प्रकट करता है जो विश्वव्यापी पहुंच रखता है। कुल मिलाकर अर्थ क्या हुआ? अर्थ इतना सा है कि किसी एक अर्थव्यवस्था या किसी एक बाजार को विश्व के बाजारों के साथ जोड़ना, उनके साथ व्यापार और वाणिज्य करने की स्थिति को कह रहे हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण ने दुनिया भर के व्यवसायों के लिए अद्वितीय अवसर पैदा किए हैं। हालांकि इन अवसरों के साथ साथ अब विभिन्न प्रकार की चुनौतियां भी हैं। कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में धारण करो। कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, विश्वकरण, विश्व में फैलने की आपकी मतलब आप अपने व्यापार को पूरे विश्व में फैला सकते हैं, ऐसा आपको शक्ति दे दिया गया, ऐसी आपको छूट दे दी गई, वही वैश्वीकरण है। तो जब विश्व की दुनिया भर की कंपनियों को भारत में व्यापार करने की छूट दे दी गई, खुलापन दे दिया गया, तो भारत में अनेक ऐसी चीजें होंगी जो इस वैश्वीकरण को रोकने का काम करेंगी। अनेक ऐसे तत्व होंगे, अनेक ऐसी समस्याएं होंगी जो इस वैश्वीकरण को नहीं होने देगी। भारत का व्यापार जब विश्व में जाएगा या भारत का कोई बड़ा इंडस्ट्रियल घराना विश्व में जब अपना व्यापार करने जाएगा तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं होंगी जो इस व्यापारीकरण, वैश्वीकरण को रोकेंगी। वही इस वैश्वीकरण की चुनौतियां कहलाएंगी। मैं सीधे तौर पर कह दूं कि जब भारत
अपना व्यापार विश्व में करने जाएगा, विश्व में करेगा, तो बहुत सारे ऐसे कारक होंगे जो उसे रोकेंगे। वही कारक जो है वही चुनौतियों के रूप में हमें बताना है इस टॉपिक में। बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझ लीजिए। इसी को उल्टा कर दो, जब विश्व के विभिन्न देश भारत में व्यापार करने आएंगे, तो हम उनको रोकेंगे, करने आएंगे तो हमारे बहुत सारे नुकसान होंगे। वो नुकसान या वो चीजें जो कि हमें विश्व के साथ जुड़ने से रोकेंगी, वही वैश्वीकरण की चुनौतियां कहलाएंगी। इस बात को अपने दिमाग में बहुत फ्लुएंट तरीके से सेट कर लें ताकि एग्जाम में आप लिख पाए। देखिए, मैंने 2-4 जगह इस क्वेश्चन के आंसर को देखा, हर एक व्यक्ति ने वैश्वीकरण की जो चुनौतियां हैं वो अर्थव्यवस्था के कंटेक्स्ट में लिखाई हुई हैं, बताई हुई हैं, समझाई हुई हैं। हमें वो भी याद रखनी चाहिए क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी में यूज होगी, लेकिन समाज शास्त्र में सामाजिक तत्वों की बात करनी होती है, हम उन पे भी बात करेंगे और अर्थव्यवस्था वाले पॉइंट्स पे भी बात करेंगे। तो हम देखें कि कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था की हैं या भारत की हैं, जो विश्व की अर्थव्यवस्था को भारत में आने से या भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व में जो फैलने से रोकती है। आपने एक बहुत अच्छा सेंटेंस सुना होगा, जब हम 8वीं 9वीं क्लास में थे तो वहां सोशल साइंस नाम का एक सब्जेक्ट में हमें गांधी जी नाम का एक चैप्टर पढ़ाया जाता है। और गांधी जी जब विदेश जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका जाते हैं वकालत करने के लिए, तो उनकी मां उनको रोकती है कि वहां तो वेज नहीं मिलेगा, नॉन वेज मिलेगा, ये नहीं करना, वो नहीं करना। इस प्रकार से उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। उस जमाने में भारत के लोग, क्योंकि आईसीएस की एग्जाम जो होती थी, ये जो हम सिविल सेवा की परीक्षा है, ये पहले इंग्लैंड में आयोजित होती थी, तो इंग्लैंड में जो परीक्षा आयोजित होती थी उनको देने जाने से बहुत प्रकार की चीजें उनको रोकती थी। तो वो जो चीजें उनको विश्व में जाने से रोकती थी, वो उनके सामने चुनौतियां थी। उन चुनौतियों को उन्होंने पार किया और वो गए विश्व में। सत्येंद्र नाथ बहुत पहले व्यक्ति थे जो जिन्होंने आईसीएस परीक्षा को पास किया। ऐसे आज भारतीय समाज के सामने, भारत के सामने वैश्वीकरण कर लेने की कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इन नई जो रोकती हैं। सबसे पहले सांस्कृतिक पहचान का खतरा, ये सबसे मूल समस्या है जो हमें डराती है कि भैया हमारी सांस्कृतिक पहचान, और सही भी है कुछ हद तक। पश्चिमीकरण का प्रभाव जब हम भारत पे देखते हैं, तो हमें लगता है कि ऐसा ना हो कि पश्चिमीकरण के कारण भारत में भारतीय संस्कृति ही विलुप्त हो जाए, क्योंकि हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति अपने आप को अंग्रेजों की औलाद समझने में बड़ा गर्व महसूस करता है और इस कारण से वो भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को छोड़ करके अलग अलग विशेषताओं को ग्रहण करता है। उन विशेषताओं पर मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मूल बिंदु जो है वो समझिए कि सांस्कृतिक पहचान को खतरा हो सकता है। हमारी संस्कृति इस बात से गायब हो सकती है, क्योंकि व्यापार जब आएगा, विश्व का व्यापार जब भारत के साथ होगा, तो जींस टी शर्ट भी बेचे जाएंगे, कोलगेट भी बेचा जाएगा। तो भारत में दातुन करने के लिए जो नीम का वृक्ष के जो डंडी को यूज किया जाता था वो गायब हो जाएगी, और हुई भी। मैं ऐसे ही उदाहरण दे रहा हूं। भारत की जो मूल परिवेश है, मूल जो पोशाक है, वो आज गायब हो चुकी है। आप देखिए भारत में आज से 100 साल पहले क्या पहना जाता था और वैश्वीकरण के आ जाने से अब क्या पहना जाता है। आपको भारत में शायद ही आज की तारीख में कोई खाकी के वस्त्र पहने हुए या खाकी के कपड़े पहने दिखे, एक भी व्यक्ति ऐसा दिखाई नहीं देगा। वन में भी हम सब लोग इससे प्रभावित हैं। तो हमारी सांस्कृतिक पहचान या हमारी जो मूलभूत विशेषताएं हैं वो खोती जा रही है इस वैश्वीकरण से। ये चुनौती है हमारे सामने कि हमें इसे बचा करके रखना है। देखो, खोती जा रही है, ये तो समस्या हुई कि खोती जा रही है, लेकिन चुनौती क्या है? हमें अपनी संस्कृति को बचा कर रखना, ये हमारे सामने क्या हो गई? चुनौती। तो अब मैं पहली चुनौती लिख देता हूं, अपनी संस्कृति का
संस्कृति का संरक्षण। क्या लिखा हमने? अपनी संस्कृति का संरक्षण करना, वैश्वीकरण के दौर में अपनी संस्कृति को बचा करके रखना, ये पहली चुनौती हो गई। इसी सांस्कृतिक पहचान वाले पॉइंट में दूसरा कि अपनी जो नैतिक है, अपनी जो नैतिक परंपराएं हैं, नैतिकताएं हैं, नैतिक मूल्यों को सहज करके रखना, मूल्यों को सहज कर रखना, ये भी हमारे सामने एक चुनौती है। क्योंकि विश्व के जो मूल्य हैं, विश्व में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व था, लेकिन वो उस रूप में नहीं था। वो आर्थिक दृष्टिकोण को ज्यादा महत्व देते हैं। भारत में हमने आर्थिक चीजों पर ज्यादा महत्व नहीं दिया, हमने जाति, धर्म, इन पे ज्यादा महत्व दिया। लेकिन जब वैश्वीकरण भारत में आया तो हमने ऊंच नीच, अमीर गरीब के आधार पर देखना शुरू किया। और आगे पॉइंट्स में देखते हैं, विदेशी श्रमिकों का। अब भारत से कोई व्यक्ति अमेरिका में, सूडान में, आपने देखा एयरलिफ्ट मूवी बनानी पड़ी हमको, भारत का कोई व्यक्ति सूडान में कहीं पे किसी देश में, यूएई में गया नौकरी करने, तो उसका शोषण हुआ, उसके शोषण की समस्या बनी रही। अभी हमने बहुत सारे देशों में जहां जहां गृह युद्ध की स्थिति पैदा हुई, हमने देखा कि रूस और जब उसके पड़ोसी देशों का युद्ध शुरू हुआ तो भारत के जो श्रमिक थे, भारत के जो काम करने वाले लोग थे, उनका शोषण होना शुरू हुआ, उनकी स्थिति दयनीय हुई। भारत को गंगा ने, यमुना ने कौन कौन से ऑपरेशन चलाकर उनको एयरलिफ्ट करना पड़ा। तो ये हमारे सामने समस्या है। तीसरी हमारे सामने चुनौती है कि भारतीयों का, अब इसे मैं चुनौती के रूप में वास्तविक शब्दावली में लिख रहा हूं जो आपको एग्जाम में लिखना होगा, भारतीयों का विश्व में संरक्षण, ये हमें होना चाहिए, या हमारे लिए ऐसी कुछ व्यवस्था हो कि भारत का व्यक्ति जब अमेरिका में, भारत का व्यक्ति जब यूएई में जाए काम करने, मजदूर काम करने जाए, तो उसका वहां संरक्षण हो, वहां उसके साथ बलात्कार या उसके साथ ऐसी कोई अमानवीय घटना ना हो। आगे बढ़ते हैं, बढ़ता प्रव्रजन और विस्थापन। अब ऐसा नहीं है कि भारत के ही लोग विश्व में जाएंगे, भारत के लोग विश्व में काम कर रहे हैं, 10 करोड़ से अधिक भारतीय जो है विश्व में अलग अलग देशों में अपना काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं। लेकिन भारत में भी तो बहुत सारे लोग हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल इस बात को देखूं तो भारत में इधर बांग्लादेश की बॉर्डर से बहुत सारे लोगों ने 1971, 75 और ऐसे अलग अलग समय पर यहाँ असम के क्षेत्र में वहां की डेमोग्राफी को पूरा चेंज कर दिया है। आपको देखेंगे तो उत्तर पूर्वी जो राज्य है वहां की पूरी डेमोग्राफी को चेंज कर दिया। किसने? पलायन ने। किसने? पलायन ने, प्रव्रजन ने। इन सब पॉइंट्स पर भी हमें बात करना होगा। तो हमारे सामने चुनौती क्या है? हमारे सामने चुनौती है विश्व के शरणार्थियों को संरक्षण देने की। क्योंकि अगर हम वैश्वीकरण करेंगे तो वैश्वीकरण केवल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नहीं होगा, तो सारे टॉपिक्स में करना पड़ेगा, सारे क्षेत्रों में करना पड़ेगा। और फिर वो क्षेत्र एक यूं भी कहेंगे कि भैया विश्व के शरणार्थियों को आपको अपने देश में स्थान देना है। तो फिर हमारे सामने चुनौती होगी, क्या चुनौती होगी? शरणार्थियों की समस्या। शरणार्थियों की समस्याएं जन्म लेगी, समस्या। ये हमें पॉइंट को ध्यान रखना होगा। साथ में हमें प्रव्रजन और प्रवासन, इन दोनों पॉइंट्स पर भी, प्रव्रजन और प्रवासन पर भी के मुद्दे भी जो हैं वो भी एक चुनौती हमारे सामने पेश करेंगे कि हमें किसे भारत में आने से रोकना है, किसे भारत से जाने से रोकना है। ये हमारे सामने चुनौती होंगे। तो यहां मैं स्पेसिफाई वो चुनौतियां लिख रहा हूं जो आपको एग्जाम में लिखनी है। एग्जाम में आप इन्हीं पॉइंट को लिखेंगे, ये पॉइंट यूज नहीं करेंगे, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, भारत में क्या चुनौतियां हैं। आपने देखा कि भारत तो एक हिंदू भाषी राष्ट्र है, हिंदुस्तान इसका मूल नाम है, लेकिन आपने देखा कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो अब रिप्लेस होकर के हिंदी के स्थान पर इंग्लिश लेती जा रही है, अंग्रेजी लेती जा रही है। तो भाषा से संबंधित चुनौतियां भी हैं। अब धीरे धीरे हम अंग्रेजी को इतना ज्यादा महत्व दे रहे हैं या अन्य भाषा या विदेशी भाषाओं को इतना संरक्षण दे रहे हैं कि वैश्वीकरण करना है तो आपको जाकर के विश्व में व्यापार करना है, या विश्व का व्यापारी जब भारत में आएगा तो वो किन बातों को चाहेगा कि भारत में उसे अंग्रेजी बोलने वाले लोग मिल जाए, इसलिए अंग्रेजी महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम अंग्रेजी को इतना महत्व दे दें कि हमारा ही महत्व है, अपनी मूल विशेषता का महत्व खो जाए। तो हम यहाँ लिखे हमारे सामने चुनौती है हिंदी भाषा
को संरक्षण देना, हिंदी भाषा का संरक्षण, क्योंकि हिंदी का संरक्षण देने से हमें क्या फायदा है, हमारा जो साहित्य है, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जो विरासत है वो सब किस भाषा में लिखी गई है। हमें माखनलाल चतुर्वेदी को पढ़ना हो तो हिंदी याद होना चाहिए, हिंदी की मूल शब्दावली याद होना चाहिए। आज की जो जनरेशन है वो प्रेमचंद को उस रूप में पढ़ ही नहीं पाती जिस रूप में प्रेमचंद ने अपनी बातों को लिखा। मैं कालिदास की तो बात कर ही नहीं रहा हूं, कालिदास को तो समझना एक मतलब असत्य बात हो जाएगी, वो तो मतलब उस विषय में बात ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये जनरेशन जो आज है इसे इतनी अच्छी हिंदी भी नहीं आती है जिससे ये उस प्रकार के सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी को उसी रूप में पढ़ सके जिस रूप में वो बात कह रहे हैं। उसका टूटा फूटा अर्थ निकालते हैं और कुछ और अर्थ निकलता है। तो भाषा का संरक्षण, क्योंकि हमें साहित्य और अपनी संस्कृति का संरक्षण और अपनी विरासतों का संरक्षण करना है। ये हमारे सामने एक चुनौती बन के आ गया है कि भैया वैश्वीकरण तो कर लिया तुमने, अब तुम अपनी जान बचा करके, अपनी भाषा को बचा करके, अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को कैसे बचाओगे, ये चुनौती है हमारे सामने। और बढ़ते हैं आगे, आतंकवाद की चुनौतियां। भाई वैश्वीकरण हमने किया, लेकिन हमने बहुत समय से देखा कि कुछ वैश्विक ताकतें विश्व से हमारे देश में खुद के देश के नागरिकों को बरगलाकर उन्हें आतंकवादी बनाती है। कहीं हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में, कहीं तमिलनाडु में, कहीं पे कुछ, कहीं कुछ, या कहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में हमें आतंकवादी गतिविधियां देखने को मिलती है। भारत में जब कोई समस्या पैदा होती है, जैसे हमने अभी मणिपुर हिंसा के समय देखा कि चीनी समर्थक कुछ संस्थाओं ने उन चीजों का इतना प्रचार किया कि वो एक भारतीय मुद्दे के बजाय वैश्विक मुद्दा बन गया। ऐसी चीजों से हमें अलर्ट रहना होगा। तो आतंकवाद या इसका एक जो चुनौती हमारे सामने सबसे बड़ा बनकर आया है, आतंकवाद, और इसी में अनेक रूप हो सकते हैं। जैसे साइबर आतंकवाद हो सकता है, इसी में राजनीतिक आतंकवाद हो सकता है। क्योंकि अभी हमने 5 दिन पहले एक न्यूज़पेपर में ये, जब रूस के एक बड़े अखबार में ये न्यूज छपी और उसे विश्व में पढ़ा गया कि अमेरिका की सरकार भारत की सरकार को अनस्टेबल करना चाहती है। ये न्यूज थी, 5 दिन पहले की ही न्यूज है, जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर भी कर दूंगा। मतलब विश्व की ताकतें भारतीय सरकार को गिराने में लगी है, क्योंकि वो उन्हें आर्थिक फायदा पहुंचा सकता है, आर्थिक फायदा उन्हें हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही पर्यावरण संबंधित मुद्दे भी या चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। भाई पर्यावरण एक विशेष मुद्दा जिसे हम सतत विकास कहते हैं। हमने अभी विकास करना है, भारत को अभी विकास करना है। यूरोपियन कंट्री विकास कर चुकी हैं, वो विकसित देश हैं, हम विकासशील देश हैं। तो उन देशों में जो मानक निर्धारित किए जाएंगे पर्यावरण के, वो भारत में लागू नहीं किए जा सकते, क्योंकि भारत अभी एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था ही है। पूर्ण रूप से ये विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ कदम नहीं मिला पाया है, इसलिए हमें थोड़ी छूट चाहिए। लेकिन जब हम वैश्वीकरण को अपनाते हैं तो वैश्वीकरण ये कहता है कि विश्व के जो मानक होंगे वो से आपको भी अपने देश में लागू करने होंगे, जिससे हमें पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो अगली जो पॉइंट बनती है वो पर्यावरणीय चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। ये मैं सब सोशियोलॉजी के टर्म में ही बातें कर रहा हूं भैया, ये जो बातें चल रही हैं सब सोशियोलॉजी के टर्म में ही चल रही हैं। इन्हें आप साफ साफ एग्जाम में लिखें, कोई समस्या नहीं होगी। बौद्धिक संपदा के अधिकारों का संरक्षण, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि विश्व के व्यापार से जब आप जुड़ेंगे तो आपकी चीजें लोग कॉपी करें और आप लोगों की चीजें कॉपी करें, ये सामान्य रूप से देखा जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे इस एमपीपीएससी के छोटे से सेगमेंट में कुछ लोगों ने हमारे नोट्स कॉपी कर लिए। खैर उन्होंने स्वीकार भी किया कि हमारे नोट्स उनके द्वारा कॉपी किए गए, लेकिन उनके बच्चे फिर भी उन्हें महान स्वीकार करते हैं, महानता के सर्वश्रेष्ठ शिखर पर उन्हें देखते हैं। कोई बात नहीं है, सब चीजें होती हैं। लेकिन जब ये वैश्विक स्तर पर देखा जाएगा तो ये कॉपीराइट वाले जो संबंधित बौद्धिक संपदा के अधिकार हैं, ये एक चुनौती के रूप में आएंगे, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है कि जहां विविधता बहुत ज्यादा है, और यहाँ कॉपीराइट अर्थात बौद्धिक संपदा का संरक्षण करना बड़ी चुनौती है। आपने देखा होगा, चुनौती है कि भारत के जो बाजार हैं उनमें
फर्स्ट कॉपी के नाम पर हूबहू चीजें बेची जाती हैं, बिना टैक्स दिए, बिना ब्रांड के नाम को लिए। फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी के नाम पर खूब हमारे यहाँ बड़े बड़े बाजार गर्म है, बहुत विश्व फैली हुई अर्थव्यवस्था है कॉपीज की। तो वो हमारे सामने एक मुद्दा है। और क्या बातें हो सकती हैं? परंपरागत व्यवसाय और व्यापार के समाप्त होने का भाई ये बड़ी समस्या है। जब वैश्वीकरण हमारे भारत में आया तो खूब सारे कारखाने बंद हुए। वो अलग बात है कि भारत की सरकार अब कटिबद्ध है अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए, उसने चंदेरी को भी महत्व दिया, उसने महेश्वरी साड़ियों को भी संरक्षण दिया। लेकिन चंदेरी साड़ी, महेश्वरी साड़ी केवल इतना मात्र ही भारत का मूलभूत कुटीर उद्योग नहीं है, बहुत विस्तृत रूप से भारत का कुटीर उद्योग है। भले ही वो कुमार जो कि मटके बनाता हो, आज मटके अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर बेचे जाते हैं। और अगर हम देखें तो अमेजोन एक विश्व की कंपनी है, किसी और देश की कंपनी है, जो भारतीय माल को खरीद करके उसका जो लाभ है वो खुद अपनी जेब में रख करके खुद भारतीय माल को बेचती जा रही है, जिससे भारतीय व्यापारियों का मुनाफा धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और यही समस्या अब आगे जाकर के भारतीय छोटे छोटे कुटीर उद्योगों, एक उदाहरण दिया मैंने, जैसे हमने झाड़ू बनाते हैं। आपने देखा होगा कि पहले हमारे देश में हर एक गांव में एक दो घर ऐसे होते थे जो खजूर के पेड़ से झाड़ुआं बनाया करते थे। आजकल मशीनीकरण के कारण अलग प्रकार की व्यवस्थाएं आ गई हैं और वही हम अमेजोन फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं, प्लास्टिक की झाड़ुएं, अलग अलग टाइप की झाड़ुएं, जिससे वो एक विशेष प्रकार का छोटा सा कुटीर उद्योग, व्यापार और रोजगार छिन गया किसी व्यक्ति का। वो हमारे सामने एक समस्या है। तो हमारे जो परंपरागत व्यवसाय हैं, हमारी अगली समस्या क्या है, चुनौती क्या है? परंपरागत व्यवसाय को संरक्षण देने की, व्यवसाय को संरक्षण देना है, ये हमारे सामने एक चुनौती है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, आज से 200 साल पहले हमारे भारत में केवल आयुर्वेद चलता था, 300 साल पहले केवल आयुर्वेद चलता था। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने भारत में एलोपैथी को जन्म दिया, अपने आप आयुर्वेद गायब हो गया। ऐसा ही कहा जा रहा है कि भैया हम जब वैश्वीकरण को अपनाएंगे और इन छोटी छोटी चीजों में वैश्वीकरण घुसेगा तो भारत का ये परंपरागत कुटीर उद्योग और परंपरागत व्यापार व्यवसाय समाप्त हो जाएगा। इसको बचाना हमारे लिए एक चुनौती है। और आगे बढ़ते हैं। भारतीय समाज की परंपरागत पहचान लुप्त होती जा रही है। देखिए, हमने देखा कि भारतीय जो ढांचा है उसकी परंपरागत पहचान धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। भारतीय जो प्रोडक्ट हैं उनकी विश्व में कोई विशेष पहचान नहीं बन पाई और वो विश्व की वैश्वीकरण की इस बाजार व्यवस्था में कहीं गुम होकर रह गए। वो भी हमारे सामने एक चुनौती है। हमें पूरे विश्व के सामने ऐसे प्रोडक्ट या ऐसी पहचान, जैसे आपने देखा होगा जापानी प्रोडक्ट का दिमाग में मेमोरी बना हुआ है लोगों के कि इसकी बहुत बेहतरीन क्वालिटी होगी। जैसे चीनी प्रोडक्ट की आपने अपने दिमाग में इमेज बना रखी है कि इसकी घटिया क्वालिटी होगी। जैसे साउथ कोरिया के जो प्रोडक्ट हैं उनकी इमेज हमारे दिमाग में बनी होगी कि बहुत बेहतरीन जो है वो मात्रा में या सही व्यवस्थित रूप से प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसी पहचान विश्व में भारत की नहीं बन पाई। और भारत की अगर थोड़ी बहुत धूमिल पहचान बनी भी है तो वो पॉजिटिव या सकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं बन पाई, जबकि वो नकारात्मक दृष्टिकोण से कि भारत के प्रोडक्ट जो काम चलाओ या मानकों के अभाव में बनाए जाते हैं, ऐसी पहचान विश्व में उभरी है जिसे जो हमें बदलनी है, जो हमारे सामने एक चुनौती है। तो हमें पहचान हमारी जो है उसे बचा करके रखना है, विश्व में बनानी है पहचान। ये हमने जो भी पॉइंट देखे विश्वीकरण की चुनौतियां, वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में देखे। अब इन्हीं को हम अर्थव्यवस्था के कॉन्टेक्स्ट में एक बार समझ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण की प्रमुख चुनौतियां मैं फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले हमने अर्थव्यवस्था के कॉन्टेक्स्ट में ही इसे समझना है। चलिए, पहला पॉइंट सेम है, अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक पहचान। भारत की सांस्कृतिक विविधता विदेशी व्यापार मालिकों के लिए अनूठी चुनौती प्रस्तुत करती है। भाषा संबंधित बाधाओं से लेकर अलग अलग व्यावसायिक शिष्टाचार और अलग अलग उपभोक्ता व्यवहार, इन अंतरों को समझना और उन्हें समाप्त करना, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने एक वैश्वीकरण की बड़ी चुनौती है। और आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्स आपको सरल से हैं। भारत में व्यापार वैश्वीकरण को हम
कर सकते हैं, लेकिन भारत का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, भारत का जो ढांचा है, बुनियादी ढांचा जिसे कहा जाता है, वो भी दुरुस्त नहीं है। ना हमारे पास व्यवस्थित अभी सड़कें बन पाई है हर एक गांव तक, हर एक शहर तक, ना हमारे पास पानी की उपलब्धता हर एक स्थान तक है, ना हमारे पास बिजली 24 घंटे हर स्थान पर उपलब्ध है। कुछ कुछ गांव ऐसे हैं जहां अभी भी बिजली नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी अनुकूलनशीलता भारत में हो पाना ये बड़ी समस्या, ये चुनौती है। भारत के प्रमुख शहरों में पर्याप्त तकनीकी अवसंरचना नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में काफी असमानताएं हैं। भारत की लगभग 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, लेकिन शहरी क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्शन की संख्या अधिक है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी और इंटरनेट की जो स्पीड है वो एक मुद्दा बना हुआ है, जो वैश्वीकरण के समक्ष आने वाली एक बड़ी समस्या। क्योंकि अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से सामान बेचना चाहते हैं तो पूरे भारत को बेचना होगा, और पूरे भारत में उस सामान को बेचने के लिए सबके पास इंटरनेट का होना जरूरी है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट की स्पीड में आप सब जानते हैं कि कैसी समस्याएं विद्यमान हैं। और आगे बढ़ते हैं, अनुपालन। जो वैश्वीकरण के कारण अंतरराष्ट्रीय कानून है, उनका अनुपालन भारत में या विनियामक ढांचा भारत में है ही नहीं। हमारे यहाँ पर बहुत सारे कानून तो हैं, लेकिन उनका अनुपालन कराने वाली संस्थाओं का अभाव है। हमारे यहाँ कानून तो बने हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन जनता सीधे कर लेती है, कोई कराने वाली संस्था जिम्मेदार नहीं है। जैसे हमारे यहाँ बच्चों के या हैंडीकेप्ड लोगों के या निशक्त जन को सभी कानूनों का फायदा देने के लिए कोई विशेष हमारे यहाँ ढांचा उपलब्ध नहीं है। ऐसे अनेक जो है अनुपालन कराने वाली एजेंसियों का भी भारत में अभाव है, जो हमारे सामने एक चुनौती है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही विनियामक बाधाएं। जब हम उन कानूनों को लागू करते हैं तो भारत का विनियामक वातावरण जटिल हो सकता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम चलते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में बीफ को कॉमन माना गया, वहां लोग बीफ खाते हैं, बाजार लगते हैं जहां गाय को काटकर बेचा जाता है। मध्य प्रदेश का या उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो यहाँ बीफ बैन है। यहाँ गाय और उसके जो नस्ल के जो पशु हैं उनको मारना काटना अपराध है। तो भारत में ये जो आंतरिक विविधता है, ये वैश्विक कानूनों को लागू करने में एक बाधा उत्पन्न करेगी, जो एक चुनौती है हमारे सामने। और आगे बढ़ते हैं, जो अगर इन कानूनों को भारत में लागू किया जाए तो भारत का संघात्मक ढांचे पर प्रश्न उठता है, और अगर ना किया जाए तो वैश्वीकरण पर प्रश्न उठता है कि फिर वैश्वीकरण कैसा। और आगे बढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय भर्ती और पैरोल। देखो, अंतरराष्ट्रीय जो कानून है, अंतरराष्ट्र की प्रमुख चुनौतियों में से एक है, जिसका सामना व्यवसायियों को लेकर करना पड़ता है। प्रत्येक देश में अलग अलग वेतन संरचना, अलग अलग रोजगार कानून, लाभ और कराधान के नियम अलग अलग हैं। जैसे भारत में जो मानक रोजगार लाभ माना जाता है, दूसरे देशों में कानूनी अनिवार्यता माना गया है। बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं। भारत में मुद्रा अलग है, भारत में न्यूनतम सैलरी क्या दी जानी चाहिए इसके कानून अलग हैं, विश्व में न्यूनतम सैलरी के कानून अलग हैं। तो जब वैश्वीकरण करेंगे तो हमें विश्व के कानूनों को लागू करना होगा। भारत में अभी न्यूनतम मजदूरी 202 रुपए है प्रतिदिन है। अगर हम विश्व के कानूनों का लागू करते हैं तो ये 4-5 गुना बढ़ जाती है, लगभग 700 रुपए के आसपास पहुंचती है। और इस कारण से वैश्वीकरण के नियमों को, कानूनों को लागू कर ही नहीं पाते हम, क्योंकि हम एक गरीब देश है। अगर यही बात विश्व के देशों को साथ भी भारत को जोड़ा जाए तो लागू नहीं हो पाती है, अनेक चुनौतियां प्रस्तुत होती हैं। ऐसे ही और आगे बढ़ते हैं, विदेशी श्रमिकों का शोषण। हमने देखा कि भारत के जो भी लोग विश्व में व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, किसी न किसी काम के लिए जाते हैं, अनेक प्रकार से उनके साथ अभद्रता का व्यवहार हो या फिर उनकी जान का खतरा हो, ऐसी अनेक समस्या उनको सामना करनी पड़ती है। भारत में भी यह समस्या विद्यमान है। विश्व में जब कोई व्यापारी या कोई टूरिस्ट या पर्यटक भारत में घूमने आता है तो उसके साथ भी इन्हीं मानकों या इन्हीं प्रकार की समस्याओं का विद्यमान होना एक प्रकार का शोषण की स्थिति को जन्म देता है, जो एक चुनौती है हमारे सामने। कर्मचारियों का आवजन प्रवजन, इसका हमारे पास कोई एक विशेष डेटा नहीं है, कोई एक विशेष ऐसा प्रोफार्मा नहीं है जिसके माध्यम से सही आंकड़े हम जुटा सकें। आगे बढ़ते हैं, टैरिफ और निर्यात संबंधित शुल्कों का भुगतान, स्थानीय नौकरियों को नुकसान, सांस्कृतिक पहचान को खतरा, विकसित और विकासशील देशों में संसाधनों का वितरण जो है वह असमान होना,
सतत विकास लक्ष्यों का लुप्त होती हुई अवधारणा, ये सब चुनौतियां आज की तारीख में भारतीय वैश्वीकरण के सामने है या भारत में वैश्वीकरण के सामने है। हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े। मूल रूप से फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि आपको केवल उन्हीं पॉइंट पर फोकस करना है जो मैंने हाथ से लिख करके आपको बताए हुए हैं। ये आपका मूल आंसर होगा जो अभी बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, आपको इतना ही याद रखना है। बाकी सब चीजें सपोर्टिंग कैरेक्टर के रूप में आपको कुछ चीजें समझाने के लिए लिखी गई हैं। आपके मूल प्रश्न का आंसर ये है और आप इसे ही स्क्रीनशॉट के रूप में याद रखेंगे। अब हम निष्कर्ष पे चलते हैं। देखिए, निष्कर्ष तक कहा जा सकता है कि बढ़ते हुए सामाजिक आर्थिक मुद्दों को दूर करने के लिए वैश्वीकरण की सबसे बड़ी चुनौती वैश्वीकृत दुनिया में समान रूप से संक्रमण सुनिश्चित करना या समान रूप से संरक्षण सुनिश्चित करना है। वैश्वीकरण के कारण स्थानीय बाजारों की उपेक्षा की जाती है। भारत का जो स्थानीय बाजार का ढांचा है वो समाप्त होने लगता है और विश्व में बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज का स्थान जो है उनका स्थान ग्रहण करती है। जैसे हम देखें कि जैसे ही रिलायंस फ्रेश ने सब्जियां बेचना शुरू किया, अनेक बहुत सारे लोगों के व्यापारिक ढांचे, जो रेहड़ी पटरी वाले थे, जो सब्जियां बेचने वाले थे, उनको बहुत प्रकार से नुकसान का सामना करना पड़ा। तो ऐसी चुनौतियां भारत के सामने आज भी विद्यमान है। इन चुनौतियों को दूर करते हुए भारत में वैश्वीकरण को अपनाया जाना चाहिए। हम जब भी इस प्रकार का आंसर लिखें तो हमारा जो बोलने का तरीका हो, कहने का, समझाने का तरीका हो, बात को प्रेजेंट करने का तरीका हो, वो पॉजिटिव हो कि हमें वैश्वीकरण को अपनाना है। कभी भी नकारात्मक दृष्टिकोण को नहीं अपनाना है। कभी भी आप आंसर लिखते टाइम ये ना कहें कि हमें वैश्वीकरण को नहीं अपनाना है। विश्व की मांग है और आज विकास का पहला आधार वैश्वीकरण है, इसलिए वैश्वीकरण को अपनाया जाना चाहिए। ऐसे ही कुछ पॉइंट के साथ आप निष्कर्ष लिखेंगे तो वैश्वीकरण की चुनौती नाम का जो एक छोटा सा टॉपिक था वो आप सबको समझ में आया होगा। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, जल्दी ही प्रीलिम्स पर भी चलने वाले हैं। सभी को विशेष रूप से एक बार और थैंक यू। आप लोगों ने अगर इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया हो तो कमेंट करके बताना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।